आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक बार फिर से सेना की जाबाजी की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना, पुलिस और एसडीआरएफ ने एक बार फिर से शानदार काम किया जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है। दरअसल यहाँ एक पुल के पास एक बच्चा नदी में फंस गया था। फिर जैसे ही इस घटना की जानकारी सेना के जाबाजों को मिली तो मौके पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद 10 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ऐसे में स्थानीय लोगों ने सेना और रेस्क्यू टीम की तत्परता और बहादुरी की सराहना की। ये भारतीय सेना का फर्ज है और हम शुक्रगुजार है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने सही समय पे ये इन्फॉर्मेशन दी और हम इसमें लोकल लोगों का भी वो करते हैं। उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। राजस्थान के धौलपुर में एसपी सुमित मेहराणा को तबादले पर शानदार विदाई दी गई। चंबल के बीहड़ से डकैतों और बदमाशों का सफाया करने में उनकी भी अहम भूमिका रही, लेकिन हाल ही में उनका तबादला जयपुर में पुलिस उपायुक्त यातायात के तौर पर हो गया है। लिहाजा उनके विदाई समारोह में पुलिसकर्मियों ने एसपी सुमित मेहराणा को साफा पहनाया और फिर माला पहनाकर बैंड बाजे की धुन पर उनको घोड़े पर बिठाकर नाचते हुए विदाई दी। वहीं विदाई के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों की आंख में आंसू भी निकल आए। साथ ही इस विदाई समारोह को देख एसपी सुमित भी भावुक हो गए। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया पर बेहद क्रिएटिव अंदाज में साइबर ठगी को लेकर लोगों को अलर्ट किया जो सुर्खियों में आ गया। दरअसल पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फिल्म सैयारा देखकर लोग सिनेमाघरों में बेहोश हो रहे हैं, लेकिन असली बेहोशी तब होगी जब आई लव यू के बाद ओटीपी भेजो प्लीज का संदेश आएगा और अकाउंट का बैलेंस 0 दिखाएगा। इस पोस्ट के जरिए पुलिस ने ये संदेश दिया कि ऑनलाइन रिश्तों में ओटीपी साझा करना खतरनाक हो सकता है। पुलिस ने इसके साथ लिखा कि दिल दें लेकिन ओटीपी नहीं। न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं आज की एक और सबसे दिलचस्प खबर की ओर। ओल्ड एज को लेकर धारणा पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदली। पहले जहां 60 की उम्र को लोग बुढ़ापा मान लेते थे, वहीं अब कहा जाने लगा है कि 60 इज न्यू 30, यानी कि अब वैज्ञानिकों का दावा है कि 60 साल की उम्र को बुढ़ापा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट में बुढ़ापे की नई परिभाषा सामने आई, जिसमें कहा गया है कि साल 2030 तक विकसित देशों में हर तीसरा बच्चा 100 साल की उम्र तक जिएगा। यानी कि इस हिसाब से 60 साल की उम्र अब मिडिल एज मानी जाएगी, ना कि अंतिम हिस्सा। इसे और समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। साठ साल का बुजुर्ग या 60 साल का जवान, आपने कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा। लेकिन अब वैज्ञानिकों का दावा है कि 60 साल की उम्र को अब बुढ़ापा नहीं माना जा सकता, क्योंकि बुढ़ापे की उम्र अब बदल गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट में बुढ़ापे की इस नई परिभाषा का जिक्र किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2030 तक विकसित देशों में हर तीसरा बच्चा 100 साल की उम्र तक जिएगा। इसके हिसाब से 60 साल की उम्र अब मिडिल एज का हिस्सा मानी जाएगी, ना कि अंतिम हिस्सा। 60 इज द न्यू 30, जो ये नई फ्रेज है, ये या जो नई ट्रेंडिंग विचारधारा जो है वो हम आज के दौर पे काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जो सोसाइटी में जो वो एक्सेप्टेंस है या जो हमारी जीवन शैली में जो बदलाव आया है, इसके वजह से ये जो चेंजेस आए हैं उसके कई सारे कारण हैं। मेडिकल साइंस में, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसेस आए हैं उसके वजह से हमारा जो एवरेज लाइफ स्पैन है, उसकी जो उम्र है वो काफी बढ़ गई है। हालांकि 20वीं सदी तक बुढ़ापा आमतौर पर 55 या 60 वर्ष की उम्र से माना जाता था, यानी ये लिमिट रिटायरमेंट, फिजिकल वीकनेस और बीमारियों की बढ़ती परेशानियों पर आधारित थी। जबकि औद्योगिक देशों में औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से 65 के आसपास थी, इसलिए 60 को जीवन का अंतकाल माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। लिहाजा अब ये देखते हैं कि साइंस के नए रिसर्च और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उम्र को लेकर क्या कहता है। नेचर एजिंग जर्नल की वर्ष 2021 में की गई एक रिसर्च कहती है कि बुढ़ापा कैलेंडर की उम्र से नहीं, शरीर की जैविक स्थिति से तय होता है। द लैंसेट की वर्ष 2022 की पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट कहती है
अब बुढ़ापा 60 या 65 साल पर शुरू नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ गया है। जापान जैसे देश में जहां जीवन प्रत्याशा 84 प्लस है, वहां बुढ़ापा 70 प्लस से पहले शुरू नहीं होता। जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नई रिसर्च कहती है कि उम्र अब शरीर की अवस्था से तय होती है, न कि केवल सालों से। 60 साल अब सक्रिय जीवन की दूसरी शुरुआत मानी जा रही है, न कि अंत। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल 2024 में भारत में औसत जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए लगभग 70.8 साल और महिलाओं के लिए 74.4 साल है। विकसित देशों में ये आंकड़ा 80 के पार है, यानी अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष का है तो वो औसतन और 15 से 25 साल जीवित रह सकता है, और वो भी अपेक्षाकृत सक्रिय रूप से। WHO के रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 3 में से 1 बच्चा 100 के उम्र तक 100 वर्षों तक अपनी जो आयु है वो बिताएगा। ये जो नए चेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए जो हमारी जीवन शैली है वो काफ़ी तौर पे जिम्मेदार है। जो वृद्धावस्था में जाने वाली जो हमारी 60s की पॉपुलेशन है, वो कई तरह से खुद को चेंज कर रही है। योगा करना, एक्सरसाइजेस करना, खुद की हॉबीज़ को जो बिजी शेड्यूल में जब रिटायरमेंट के पहले जिस हॉबीज़ को या फिजिकल एक्टिविटीज़ को खुद के लिए समय नहीं दे पा रहे, उनको रिटायरमेंट के बाद वो एक पैशन की तरह कंटिन्यू कर रही है। आधुनिक रिसर्च अब कैलेंडर के अनुसार उम्र की जगह बायोलॉजिकल एज पर जोर देती है। 60 वर्षीय व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह अलग हो सकते हैं। कोई रोज एक्सरसाइज करता है, तनाव से दूर रहता है और हेल्दी खाना खाता है तो उसका शरीर 45 वर्षीय व्यक्ति जैसा हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि उम्र को लेकर वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है। तो साल 2017 में द लैंसेट में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार बुढ़ापे की पारंपरिक सीमा पहले 65 साल से शुरू मानी जाती थी। अब लेकिन शोधकर्ताओं ने प्रस्ताव रखा कि बुढ़ापा अब तब शुरू होता है जब आपकी जीवन प्रत्याशा के अंतिम 15 साल बची हों, यानी बुढ़ापा 65 के बाद शुरू होता है और इसे और आगे ले जाया जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आधुनिक समाज में बदलाव के बारे में बताती है। इसका अर्थ ये नहीं कि 60 साल का व्यक्ति वाकई 30 साल का हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि 60 साल के लोग अब 30 साल जैसे फिट और बेहतर लगने लगे हैं। क्योंकि शारीरिक रूप से अब 60 की उम्र में भी लोग जिम जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और योगा करते हैं। सामाजिक रूप से वो सहारा लेने वाले नहीं बल्कि सहयोग देने वाले बने हुए हैं। आर्थिक रूप से रिटायरमेंट अब एक्टिव इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंसी या सेकंड करियर में बदल रहा है। हालांकि ये स्थिति भी शहरों तक ज्यादा सीमित है। गाँव में इसकी तस्वीर अब भी पुरानी ही लगती है। ऐसे कई सारे कारण हैं जिसके वजह से जो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग जो है, ये वृद्धावस्था में जाने वाले लोगों की काफ़ी तरह से मजबूत हो रही है। और इसी का कारण है जिसके वजह से ये जो वृद्धावस्था में जाने वाला हमारा पॉपुलेशन है वो काफ़ी तरह से फिट देख रहा है। तो मैं तो आज यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो 60s की जो हमारे वृद्धावस्था में जाने वाली हमारी जो पॉपुलेशन है उनके लिए कि वो इसी तरह से जो एक्टिव लाइफस्टाइल के जो चॉइसेस है उसको चूज करे, खुद को फिजिकल एक्टिविटीज, योगा या हॉबीज या कोई पैशनेट वर्क में खुद को वो समर्पित करे, ताकि उनके जो आने वाला समय है वो काफ़ी हेल्दी और साफ सुथरा है। सवाल ये भी है कि भारत में बुढ़ापे की धारणा में क्या बदलाव आया है। नीति आयोग और हेल्थ मिशन अब बुजुर्गों को स्वावलंबी नागरिक की तरह देख रहे हैं। मीडिया और विज्ञापन में 60+ मॉडल्स और एक्टर्स को युवाओं की तरह दिखाया जा रहा है। मसलन अमिताभ बच्चन, अनुभव खेर, नीना गुप्ता, रजनीकांत जैसे नामों ने इसे और मजबूत किया है। यानी आधुनिक समय में हेल्थ केयर की गुणवत्ता बेहतर हुई है, जिससे लोग सही समय पर इलाज करा पाते हैं। इसके अलावा लोग नियमित व्यायाम, सही पोषण और पर्याप्त नींद लेते हैं, जो फिटनेस बनाए रखने में मदद करते हैं। भारतीय परंपराओं में भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान, आध्यात्म और योग से जुड़ा रहता है तो वो मानसिक तनाव से बच सकता है, और ऐसा करने से व्यक्ति की उम्र तो बढ़ेगी लेकिन उसकी शारीरिक अवस्था बेहतर बनी रहेगी। तो अब 60 साल की उम्र में भी बुढ़ापे को कहिए बाय बाय और बने रहिए जवान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ब्रिटेन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिनों का ब्रिटेन और मालदीव दौरा शुरू हो गया। वो दोपहर में ब्रिटेन के दौरे पर रवाना हुए। यात्रा के पहले चरण में वो अब से करीब 3.5 घंटे बाद रात में लंदन पहुंचेंगे। पीएम मोदी की ये ब्रिटेन की चौथी यात्रा है। पीएम के इसी दौरे में इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। साथ ही वो यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव जाएंगे, जहां वो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से मुलाकात करेंगे। सावन की शिवरात्रि के मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर में प्रसिद्ध बाबा आनंदेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति ने जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। फिर वो बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार करते भी नजर आए। इस मौके पर वहां साधु संत भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अपने दर्शन के दौरान मंदिर में आने वाले भक्तों को किसी तरह रोके जाने से पहले ही मना कर दिया था। उनका कहना था कि प्रोटोकॉल की वजह से किसी को न रोका जाए और वो भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते रहें। पंजाब के मोगा में भारी बारिश के बीच मदद करने को लेकर मेयर बलजीत सिंह चर्चा में आ गए। दरअसल रेलवे अंडरब्रिज के नीचे भरे पानी में एक परिवार फंस गया था। वहां पानी 8 फीट तक भरा था, जिससे गाड़ी की छत ही नजर आ रही थी। ऐसे में जब इसकी जानकारी नगर निगम के मेयर बलजीत सिंह को हुई तो वो एक सामाजिक संगठन के सदस्यों को लेकर पहुंचे। फिर 8 फीट पानी के भीतर जाकर गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। देश का दूसरा स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रचेत लॉन्च कर दिया गया। इस मौके पर वहां इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक परमेश शिवमणि भी मौजूद रहे। समुद्र प्रचेत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। बताया गया कि ये जहाज किसी भी तेल रिसाव की स्थिति में कोस्ट गार्ड के लिए काफी मददगार साबित होगा। न्यूज पथ में अब बात करते हैं सावन में कावड़ के अलग अलग रंगों की। सावन की पवित्र कावड़ यात्रा अब धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है और कावड़ यात्रा के हर पड़ाव से आस्था उल्लास की अनेक तस्वीरें सामने आ रही है। यानी कि भक्ति रस से सराबोर सावन की पावन धारा में जब आस्था और श्रद्धा का संगम होता है तो वातावरण शिवमय हो जाता है। वहीं भोले भक्त हरिद्वार से लेकर प्रयागराज, उज्जैन से लेकर देवघर, मुंबई से लेकर गाजियाबाद और दिल्ली तक शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में जलाभिषेक करते नजर आए। सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की कावड़ यात्रा के हर पड़ाव में आस्था, जोश, जज्बा और देशभक्ति की अद्भुत और मनोहारी झलक देखने को मिल रही है। बिहार के टार्जन कहे जाने वाले राजा यादव भी आस्था के इस उत्सव में भागीदार बने। राजा यादव प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयात के साथ हरि की नगरी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में बिहार के टार्जन ने मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज से भी मुलाकात की। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ कावड़ लेकर निकले हर शिव भक्त के मन की मुराद पूरी करते हैं। यही वजह है कि राजा यादव भारत के लिए ओलंपिक की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल लाने की मनोकामना के साथ कावड़ लेकर निकले हैं। ज्यादा दूर नहीं जाना है, ओलंपिक में 100 मीटर में गोल्ड मेडल लग जाए, बस वही सपना है। उसी के लिए दिन रात एक करके भागते हैं, रात दिन उसी में लगे हुए हैं। सर जी, हमेशा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे मेडल लाते हैं तो उनके पास संसाधन नहीं रहती है, तो मैं चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं
उनके पास संसाधन पहुंचे। और मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र का ही बच्चा हूं, आज 10 साल से रोड पे दौड़ रहा हूं। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में शिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शिव भक्त सुल्तानगंज में गंगा जल कावड़ में भरकर बाबा के धाम पहुंचे और उनका जलाभिषेक किया। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को गंगा जल बेलपत्र चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नटराज राज नमो नमः। बोल बा बोलो बा। अब जरा बिहार के मुंगेर से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ शिव भक्ति में देशभक्ति की अनोखी छटा के दर्शन हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में ब्रह्मोस मिसाइल का अहम योगदान था। यही वजह है कि 51 कावड़ियों का जत्था ब्रह्मोस कावड़ लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहा है। कावड़ियों ने इसे देश के जवानों को समर्पित किया है, जो वतन की सुरक्षा में सरहदों पर तैनात हैं। संदेश हम लोग का तो यही है सर जी, कहने का मतलब कि जो जिस तरह से हम लोग घटना घटित हम लोग उसे किए हैं, पाकिस्तान वाला जो इतना जो दुर्भाग्य किया हुआ हम लोगों से, उनमें उसका जो जवाब जो हम लोग दिए हैं उसका ये यादगिरी है। ये समझ गए ना कि हम इस तरह से हम जवाब दिए थे इस तरह में। तो कहने मतलब ये है कि भाई तुम भी जान जाओ कि हम लोग कितना ताकत है, हम लोग कितना समय रहते हैं। अब जरा यूपी के संभल का माहौल देखिए। यहाँ बम बम भोले के भक्तों का जोश हाई है। संभल के सीओ अनुज चौधरी भंडारे में मौजूद कावड़ियों को भोजन परोस रहे हैं। वहीं सावन की शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भोले के भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि आज देवों के देव महादेव की आराधना का विशेष दिन है। देश भर के शिव मंदिरों में भोले के भक्तों ने अपने आराध्य देव भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आज सुबह से ही देश के शिवालयों में अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा और दर्शन पूजन के लिए भक्त लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। यहाँ श्रद्धालुओं के साथ ही भारी संख्या में हरिद्वार से गंगा जल भरकर ला रहे कांवड़ियों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम। भगवान सदाशिव भोलेनाथ का शिव चौदस का जल जो कि 4 बजे से प्रारंभ हो चुका है और अगले दिन शाम को 4 बजे तक निरंतर चलेगा। लगभग 22 घंटे जल निरंतर अनवरत महादेव को चढ़ेगा। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या युवा, सभी भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। आस्था और भक्ति भरे इस माहौल में पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। शिवरात्रि का पावन अवसर है और आज हजारों लाखों कांवड़ियां जो है अलग अलग देश के कोने से जो है शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर भव्य नजारा आपको जो है दिखने वाला है। पुराना ऐतिहासिक मंदिर है और गौरी शंकर मंदिर के लिए आना हमारे लिए भी सौभाग्य का काम अलग ही होता है। बम बोले, बम बोले, बम बोले। आज पूरी यात्रा आप लोगों की पूरी हुई है। भोले बाबा की पूरी यात्रा हुई है और अच्छा भोले बाबा ने बारिश करा के और हमारे को सुकून मिला। 6 साल बताओ, 6 साल का नन्हा कांवड़ी हुई। आप देख लीजिए कि भोले की टी शर्ट पहने नजर आएगा और आज इन्होंने भी जो है जल अर्पित किया है।
हरिद्वार में भगवान शंकर की ससुराल दशेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर भक्तों का जनसमुद्र उमड़ पड़ा। मान्यता है कि सावन के महीने में शिव अपनी ससुराल कनखल स्थित दक्ष प्रजापति में ही रहते हैं और इस दौरान जो भी इस मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन की शिवरात्रि है और हम खड़े हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर में। ये माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भगवान शिव दक्षेश्वर महादेव मंदिर में ही रहते हैं और यहीं से पृथ्वी का संचालन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह से भक्तों की लाइन लगी है। सब भक्त यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे सुबह 1:30 बजे से भक्तों की लाइन लग गई थी और अभी तक लगातार लाइन लगी हुई है और भक्त अपनी अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए तो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। भगवान जलाभिषेक करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना कर सके। ये मानते हैं कि अगर यहाँ पर आज के दिन जल चढ़ाया जाए, जल से अभिषेक किया जाए तो भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज से श्रद्धालुओं का जोश हाय है और भोले के भक्तों ने संगम के पावन जल से अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सावन की शिवरात्रि में महत्व ये होता है कि आज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाने से घर में शंकर भोले बाबा आते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सभी कष्टों को हरते हैं। इसीलिए प्रदीप मिश्रा भी जी कहते हैं कि घर में पार्थिव शिवलिंग बना के आज के दिन पूजा करा जाए। तो हम लोग संगम भी आ गए हैं कि यहाँ से मिट्टी ले जाएंगे और 7 बजे शाम को पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करेंगे अपने अपने घरों में। कहा जाता है कि इस मौके पर संगम की पवित्र मिट्टी से घर में शिवलिंग बनाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवरात्रि हर महीने 2 बार पड़ती है, प्रदोष के बाद कभी प्रदोष भी पड़ जाती है, लेकिन इस महीने जो शिवरात्रि है ये सावन के महीने की शिवरात्रि है। सावन का महीना साक्षात भगवान शिव का महीना है। इस महीने में प्रयागराज में गंगा और जमुना के संगम में स्नान करके जो सज्जन लोग मिट्टी का बनाकर पार्थिव पूजा करते हैं उनके अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ये मनमोहक, दिव्य और भव्य तस्वीरें मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर की है। शिवरात्रि के मौके पर भोले के भक्तों ने उनके दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। समय मौजूद हूँ मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सबसे पहले आपको बाबा का दर्शन कराते हैं। जी हाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से श्रृंगार शंकर भगवान का बाबुलनाथ बाबा का यहाँ किया गया है। एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु घर से आ रहे हैं। सभी जल, दूध, फल और शहद, वो सारी चीज़ें जिसे चढ़ाने के बाद बाबा खुश हो जाते हैं और सभी की मन्नतें पूरी कर देते हैं। उन चीज़ों का समावेश लोग करके बाबा तक पहुँचे हुए हैं। यूपी के सहारनपुर में 300 साल पुराने मराठा कालीन शिव मंदिर में भोलेनाथ के भक्तों ने जलाभिषेक किया। मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए सोने का कलश रखा गया है और भक्तों ने बारी बारी से जलाभिषेक कर पुण्य का लाभ उठाया। इस शिवरात्रि पे भी बड़ी तादाद में यहाँ पर कांवड़िये पिछले वर्ष में आए, इस वर्ष भी आ रहे हैं और यहाँ पे रुके हुए हैं। शिवरात्रि पे हमारे इस बार समिति ने सोने के कलश से कांवड़ियों के लिए और आम जनता के लिए सोने के कलश से भगवान शंकर का अभिषेक के लिए सोने का कलश की व्यवस्था की है। वैसे तो शिव भक्त पूरे सावन महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। महादेव की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए ये सबसे उत्तम दिन माना गया है। यही वजह है कि देश भर के शिवालयों में भोले के भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुंगेर से गोविंद कुमार, संभल से अभिनव माथुर, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, दिल्ली से मनीषा लड्डा, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ गाजियाबाद से मनीष चौरसिया गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में उछाल देखने को मिली। सेंसेक्स 540 अंकों पर 82,727 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 159 अंकों पर चढ़ा। ये बढ़कर 25,220 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। बुधवार को सोना 1,000 रुपये महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,01,020 रुपये हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 4,000 रुपये की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,18,000 रुपये हो गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 3 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपये 41 पैसे हो गई। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय त्योहार यानी कि गणेश उत्सव की। महाराष्ट्र सरकार ने हर साल मनाए जाने वाले गणेशोत्सव को लेकर बड़ी घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर स्टेट फेस्टिवल यानी कि राज्य महोत्सव घोषित किया है। इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र में सबसे बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले इस त्योहार को ऐतिहासिक पहचान मिल गई है। यही नहीं, राज्य के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने घोषणा की है कि सरकार गणेशोत्सव में सीधे तौर पर शामिल होगी। महाराष्ट्र सरकार इस महोत्सव को अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देगी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से गणेश मंडलों को तालुका स्तर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ ही घरेलू गणेशोत्सव और सार्वजनिक गणेशोत्सव के फोटो और वीडियो के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। गणेशोत्सव पर आधारित एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। साथ ही एक ड्रोन शो का आयोजन होगा। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का गणपति की मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों और गणेश उत्सव के आयोजकों ने स्वागत किया है। मूर्तिकार मानते हैं कि गणेश उत्सव को स्टेट फेस्टिवल का दर्जा मिलने से इस त्योहार से जुड़े लोगों को काफी सहयोग मिलेगा। सरकार के ताजा फैसले से इस साल के गणेश उत्सव की तैयारी में लगे लोगों का मनोबल और जोश बढ़ गया है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की शुरुआत 1893 में लोकमान्य तिलक ने की थी। तिलक ने इस उत्सव को राष्ट्रवाद, सामाजिक एकता, स्वाभिमान और अपनी भाषा संस्कृति के प्रति प्रेम के मूल्यों से जोड़ा था। इस साल गणेशोत्सव मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 27 अगस्त से मनाया जाएगा। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के साथ गणपति पूजा शुरू होगी और 6 सितंबर को गणेश विसर्जन किया जाएगा। महाराष्ट्र में समृद्धि और बुद्धि के देवता भगवान गणेश के जन्मोत्सव का त्यौहार 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। ये त्यौहार जाति धर्म की सीमाओं से परे है और सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करता है। गणेश उत्सव को स्टेट फेस्टिवल का दर्जा मिलने पर हमने मुंबई के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। गणेश उत्सव यहाँ पे मुंबई में गणेश उत्सव की धूम है, अभी आने वाली है। बहुत जोरों शोरों से यहाँ पे सेलिब्रेट होता है और पूरे हिंदुस्तान में गणेश उत्सव मनाया जाता है। दिल्ली में भी इतनी जोर से मनाया जाता है जितने बॉम्बे में मनाया जाता है। वैसे तो इसमें पूरे महाराष्ट्र को गर्व होना भी चाहिए, महाराष्ट्र का गर्व है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है तो इसलिए पूरे हिंदुस्तान का उत्सव है, खाली महाराष्ट्र का उत्सव नहीं है। सर होना भी चाहिए, बिकॉज इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई है, उसके बाद ये चारों तरफ फैली है पूरे देश में। तो इसकी जड़ें महाराष्ट्र से हैं, उसकी शाखाएं चारों तरफ फैल रही हैं पूरे देश में। यस, तो इसीलिए नहीं, मैं मुंबई से हूँ, यहीं की हूँ, लोकल विले पार्ले रहते हैं हम लोग, और हम भी अपने घर में गणपति लाते हैं 1.5 दिन के लिए। तो यानी खुशी की लहर है, खुशी की लहर आ रही है पूरे महाराष्ट्र में, नहीं पूरे भारत में इसके मनाया जाता है, खूब धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, महाराष्ट्र सरकार इसमें हिस्सा लेगी तो मुझे लग रहा है कि इसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के और ज़्यादा धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। अगर सरकार भी हिस्सा लेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। सरकार को भी हिस्सा लेना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ इसको भारत सरकार को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि गणेश उत्सव बहुत बड़ा उत्सव है देश के लिए। बहुत अच्छी बात है कि भगवान गणेश की महाराष्ट्र शासन पे, प्रशासन पे ये कृपा है और हम चाहते हैं ये इनकी कृपा पूरे महाराष्ट्र राज्य सरकार पर बनी रहे और यहाँ की जनता सुखी और समृद्धि रहे, यही हमारी कामना है। बिल्कुल, ये तो बहुत हर्षमय ये है, बहुत ही हर्ष वाली बात है
और आनंदमय वातावरण है। ऐसे भी गणेशोत्सव महाराष्ट्र मुंबई में स्पेशली बहुत ही बढ़िया ये रहता है। तो जो भी सरकार ने जो किया है बहुत बढ़िया किया। सरकार का पर्व नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का पर्व है। गणेश उत्सव कोलकाता, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हर स्टेट में होता है, इसलिए महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान तक सीमित रहनी चाहिए। और हमारी स्टेट से या प्राइम मिनिस्टर से यही हार्दिक उनसे अभिलाषा है कि ये पर्व को पूरे हिंदुस्तान तक मनाया जाए। बहुत अच्छा ये मान्यता प्राप्त कराई है, सभी में एक संस्कृत भावना और संस्कार भावना लाने के लिए हमारी सिद्धि विनायक के दर्शन हमने आज जो मुंबई में की, वो हम चाहते हैं कि पूरे हमारे महाराष्ट्र में इस चीज़ को प्रकरण किया जाए और सब में एक हिंदू धर्म की भावना को और संस्कार को उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनके जो अभी आने वाली नई पीढ़ी इस चीज़ को मान्यता दे। महाराष्ट्र सरकार अगर महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को पर्व घोषित नहीं करेगी और कहाँ होगा, और ये पूरे देश का पर्व है। अभी दिवाली अगर मनानी है तो हम खाली बोलें कि यूपी का पर्व है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सब लोगों का पर्व है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर मनाया जाता है, तो ये यहाँ का पर्व है। सही किया, कोई गलत नहीं किया। 11,000 से ज्यादा YouTube चैनल्स पर बड़ी कार्रवाई। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पैम और साइबर धोखाधड़ी को लेकर बैंकों को अहम सलाह दी। दरअसल उसने कमर्शियल कॉल के लिए 1600 नंबर सीरीज को अपनाने पर जोर दिया। इससे ग्राहक भी संदेह में नहीं आएंगे और वो साइबर धोखाधड़ी से बच सकेंगे। गूगल ने 11,000 से ज्यादा YouTube चैनलों पर बड़ी कार्रवाई की। दरअसल ये सभी चैनल YouTube से हटा दिए गए। आरोप है कि ये चीन, रूस और दूसरे देशों से जुड़े प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। YouTube की ओर से ये कार्रवाई अप्रैल से जून के बीच की गई। बताया गया कि चीन वाले चैनल अपने देश की इमेज चमकाने और अमेरिका को निशाना बना रहे थे, जबकि रूस के चैनल यूक्रेन जंग और पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको मिलवाएंगे स्केटिंग गर्ल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ की जानवी जिंदल से, जिन्होंने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जानवी अपने इस टैलेंट से अब पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाना चाहती है। साथ ही वो दूसरी लड़कियों को भी स्केटिंग की दुनिया में आगे आने के लिए प्रेरित कर रही है। एक से बढ़कर एक मूव्स। यूं ही जानवी जिंदल को स्केटिंग गर्ल नहीं कहा जाता है। चंडीगढ़ की रहने वाली जानवी जिंदल पर स्केटिंग ने कुछ ऐसा जादू किया कि उन्होंने इसे अपना करियर बनाना ही ठान लिया और कड़ी मेहनत से छोटी सी उम्र में ही वो मुकाम हासिल कर लिया जो बड़े बड़ों के लिए किसी सपने की तरह होता है। स्केटिंग के अपने शानदार हुनर से जानवी जिंदल ने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 1-2 नहीं बल्कि 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और वो ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की बन गई हैं। जानवी ने जब पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तब इनके पिता ने इन्हें ऐसा सरप्राइज दिया था जो आज भी इनके जहन में है और उसे याद कर इनकी आंखें चमक उठती हैं। ड्राइंग रूम में ले आए एंड कहते कि कुछ हो रहा है। आए और केक पड़ा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशन जानवी करके। लाइक ये क्यों पड़ा हुआ है, कि क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है? बोलते गेस कर। मैंने अच्छा गेस करा, 2-3 चीज़ें गेस करी। पढ़ाई का भी कुछ कहा कि यार कुछ नंबर वगैरह अच्छे आ गए क्या, बहुत ही अच्छे आ गए। बोलते नहीं कुछ और है। इन दी एंड इट वॉज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरा जब पहला रिकॉर्ड आया था तब ये इस तरह मेरे को एक सेलिब्रेशन मिली थी। काफ़ी अच्छा लगा कि 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आए एंड नाउ करंटली आई एम द यंगेस्ट गर्ल इन होल कंट्री। पूरे इंडिया में मैं यंगेस्ट लड़की हूँ जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, इन टोटल 5। जानवी की रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धियों में स्केट्स पर कॉम्प्लेक्स जंप, स्पिन और डांस रूटीन शामिल हैं। जानवी की कामयाबी के पीछे आत्म अनुशासन,
समय प्रबंधन और खेल के प्रति जुनून सबसे बड़ी वजह रही है और इसी का परिणाम है ये एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करती जा रही हैं। इनकी स्केटिंग की जर्नी की शुरुआत भी काफी दिलचस्प रही। जर्नी बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। मेरे को कभी भी स्केटिंग ऐसा पैशन नहीं था कि यार स्केटिंग ही करनी है। नो, जस्ट शॉपिंग कर रही थी एंड सडनली स्केट्स देखे तो मुझे लगा कि यार क्यों ना पा के देखती हूँ कि क्या होता है। पाए और पापा ने ना पीछे से धक्का दे दिया और मैं बैलेंस बनाने लग पड़ी। एक चीज़ क्लियर था कि हाँ, कुछ ऐसा करना है जो मेरा मन करे करने का। तब हमें मिला फ्री स्टाइल स्केटिंग, जिसमें जंप्स करो, रोलिंग डाउन ऑन स्टेयर्स, स्पिन्स करो, ट्रिक्स करो, डांस करो, भंगड़ा करो। तो कुछ भी आपने जो करना है स्केट्स पे आप वो कर सकते हो। जानवी ने जो मुकाम हासिल किया है उस पर पूरे परिवार को फक्र है और खास बात यह है कि जानवी को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका इनके पिता ने ही निभाई है। नॉर्थ इंडिया में, इवन चंडीगढ़ में कहीं कोई कोच नहीं है, तो मैंने खुद देखना शुरू किया, खुद कोचिंग इंटरनेट से सीखी और इसको सिखाना शुरू किया। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, ऑफिस को भी मैनेज करना, इसको सिखाना भी और खुद भी सीखना, वो भी इंटरनेट से, जहाँ पे कोई गाइड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो चैलेंजिंग रहा था। रात को बहुत घंटे मेरे निकलते थे, उसमें बहुत वीडियोस देखने पड़ते थे। जानवी अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करने का इरादा रखती हैं। यही नहीं, ये दूसरी लड़कियों को भी अपने जुनून को आगे बढ़ाने और रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।